चलें जी, कुछ दोस्तों ने रिकॉर्डिंग भी मांगी हुई थी तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। टाइम हो गया तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जिस तरह बीच में ज्वाइन करके वो फिर देख लेते हैं। अच्छा। मैं थोड़ा सा फ्लो बता देता हूँ कि क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहूँगा, तो पहले अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिंग की जर्नी बता देता हूँ कि मैं किस तरह इन्वेस्टिंग करता रहा हूँ और किस तरह मुझे एक जनरल लेवल की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप मेरी हुई है। और उसके बाद मैं मार्केट्स का बता देता हूँ, बेसिक लेवल का, कि क्या मार्केट्स होती हैं, किस तरह आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और कौन कौन सी मार्केट्स होती हैं। उसके बाद फिर हम अगर किसी ने अकाउंट खुलवाना है तो उसका भी बता देता हूँ मैं कि प्रोसीजर क्या होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तो अ, अच्छा, मैं पर्सनली अपने ए लेवल्स के दौरान से ना इन्वेस्टिंग करता आ रहा हूँ। प्राइमरीली इन द इनिशियली आई स्टार्टेड इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। लेकिन मुझे पर्सनली फॉरेक्स की तो बहुत ख़ास समझ नहीं आई, लेकिन क्रिप्टो वर्कड वेल फॉर मी ए लेवल्स के दौरान भी, और उसके बाद मैंने जॉइन लम्स उसके अंदर भी। तो पहले लम्स के भी पहले 1-2 साल के अंदर आई यूज़ टू ओनली डू क्रिप्टो। उसके बाद फिर आई मूव्ड इनटू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जब मुझे थोड़ा सा पता चला कि यार ये भी कुछ होता है। मैंने भी आप लोगों की तरह सिर्फ नाम ही सुना हुआ था कि इस तरह कोई एक स्टॉक एक्सचेंज होती है जिसके अंदर आप शेयर सेल परचेज कर सकते हो। और उस वक्त ना उसके अंदर इन्वेस्ट करना भी बहुत मुश्किल था। मतलब इतने ज़्यादा इस तरह के प्रोसेसेस नहीं बने हुए थे। अब तो डिजिटल आराम से अकाउंट खुल जाता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपने सहूलत अकाउंट खुलवाना है ना, फॉर इंस्टेंस इफ़ योर इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन $1 मिलियन, यानी 10 लाख से कम रुपए हैं आपके पास और आपने इन्वेस्ट करने हैं, तो वो तो बहुत ही आसान तरीके से आपका खुल जाता है। मेरे ख्याल से सिर्फ आपको CNIC चाहिए वो अकाउंट खुलवाने के लिए। तो अब बहुत गवर्नमेंट ने आसान कर दिया है और इस वक्त जो इदारे हैं वो इसके ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पहले ये प्रोसीजर ना काफ़ी मुश्किल होता था, अकाउंट खुलवाना बड़ा लंबा चौड़ा काम होता था। तो खैर, फिर मैंने अकाउंट खुलवाया और उसके बाद मैंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि यार ये तो एक और ही दुनिया है कि जिसका आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता। होता इस तरह कि पहला जो स्टेप है ना, मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, सो व्हाट यू आर एसेंशियली एमिंग फॉर इज़ टू अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम, और यू आर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज़ यू आर ट्राइंग टू जनरेट मोर मनी। ठीक है। तो उसके लिए पहला स्टेप तो ये होता है कि यार आप ना शुरू में सेव करना शुरू करो, कि पैसे जितने भी आपके पास बचते हैं उसके अंदर से कुछ आप सेव करना शुरू करो। एक्सपेंसेस इस तरह रखो कि आपका एक सर्टेन परसेंटेज ना सेव होती रहे। सो पाकिस्तान वैसे भी, अगर मैं आपको ग्लोबल फिगर्स बताऊं, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट परसेंटेज अराउंड 10 to 12% है। सेविंग परसेंटेज यानी सेविंग रेट, यानी हम जितनी हमारी जितनी आमतौर पर आमदन होती है उसका सिर्फ हम 10 to 12% सेव करते हैं। इंडिया के अंदर यही नंबर अराउंड 30% है, और बांग्लादेश के अंदर भी 28% है। उनकी फाइनेंशियल मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। वैन ऐसे फाइनेंशियल मार्केट्स, सो आई मीन दी स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो और ये सब कुछ। मैं इसके बाद आराम से एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये जो सारे मैंने नाम लिए हैं, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इसका क्या मतलब है। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ विद द वेरी बेसिक्स, कि शुरू में आपने सेव करना शुरू किया। उसके बाद यू डिसाइड कि यार मैंने ना ये जो मेरे पास पैसे हैं ये क्यों ना मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट उसके ऊपर आता रहेगा। जो रिसेंटली पिछले 4-5 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन का रेट रहा है, वो एवरेज भी देखें तो अगर कम से कम भी लगा लो कि 8% भी इन्फ्लेशन रही है। तो 8% इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि अगर आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हुए ना, और आपके पास 1 मिलियन रुपए थे, तो तकरीबन 5 साल के बाद, सॉरी 10 साल के बाद, वो सिर्फ 4,63,193 रुपीज़ रह गए। यानी विदाउट, इफ यू डिड नॉट इन्वेस्ट, यू लॉस्ट अराउंड 5,37,000 रुपये। तो इट इज़ एब्सर्ड कि आप ना उसको किसी भी अच्छी जगह पे यूटिलाइज ना करो, और मतलब उसको इन्वेस्ट ना करो। अगर वो आपके पास कैश पड़ा ही है, सो इफ़ इट इज़ इन कैश फॉर्म विद यू, तो उसको इन्वेस्ट करना तो आई थिंक मतलब बिल्कुल नो ब्रेनर है। और यही अगर आपने इन्वेस्ट किए होते हैं, यही फॉर एग्जांपल अगर 1 मिलियन रुपए आपके पास थे, 10 साल आप इसको इन्वेस्ट करते हो और हम मॉडरेट रिटर्न लगाते हैं कि सिर्फ आपके पास रिटर्न आ रहा है 10%। ठीक है। 10% के रिटर्न से ये आपके बन जाते हैं 2 मिलियन
593,742 रुपीज़। यानी सिर्फ 10 साल के अंदर अगर 10-10% ये जनरेट करता रहता तो आपके पास तकरीबन 16 लाख रुपए ना एक्स्ट्रा बन जाते। तो इस वजह से बड़ा अच्छा स्किल है कि अगर बंदा इसको सीख जाए। आम तौर पर होता ही है, और ये कोई इतना मुश्किल स्किल नहीं है। मतलब आम तौर पर लोगों को लगता है कि यार किसी ने फाइनेंस पढ़ी हुई है या किसी को ये टर्मिनोलॉजी सारी समझ आती हैं तो ही वो अच्छा ट्रेडर बन सकता है, या इन्वेस्टर अच्छा बन सकता है। लेकिन ये एक मिथ है। मैंने पर्सनली, मैं ख़ुद भी जिन लोगों से एडवाइस लेता हूँ और जिन लोगों से बात करता हूँ, वो अक्सर लोग बहुत ही, मतलब कोई मैट्रिक पास है, कोई किसी ने 12 पढ़ी हुई है, और बस क्योंकि उनको मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और ऑल आई एम कंसर्न विद इज़ नोइंग के मार्केट कैसे चलती है। तो ऐसे ऐसे लोग इतनी, कभी कभी इतनी पते की बात, इतनी विजडम की बात कर रहे होते हैं कि मुझे काफ़ी मदद देती है। तो इसमें इतना कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऑब्वियसली। सिंस वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, कि आपने हर एक चीज़ को एनालाइज करना होता है और उसके बाद ही कोई अच्छा डिसीजन आप ले सकते हो, अगर आपने अच्छा रिटर्न जनरेट करना है। तो थोड़ा सा ना रिलेटिवली लोग थोड़ा सा कंसर्न होते हैं कि यार उनको इतना समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, उसके बाद अ, हम चलते हैं। हाँ, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सारी मार्केट्स हैं किस तरह। आपके पास अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, आपके पास अगर 10 लाख रुपए मौजूद है, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हो। एक तरीका यह है कि आप उसको बैंक में रख दो और बैंक में ही वो पड़े रहें। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई मसला इंटरेस्ट के साथ नहीं है, तो आप उस पर सेविंग का जितना भी रेट है 5-7% वो लेते रहो। लेकिन अगर आपका कोई भी कंसर्न है कि यार मैंने मतलब मैं शरिया कंप्लाइंट तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहता। फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल रियल इस्टेट के अंदर, कि आप कोई घर ले लेते हो या आप कोई ज़मीन ले लेते हो। उसका मसला ये है कि 10 लाख में क्या ही ज़मीन आएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी अच्छी जगह, अगर आप रिटर्न चाहते हो तो किसी अच्छी जगह लेनी पड़ेगी। अच्छी जगह 1.5-2 करोड़ से कम का तो बात नहीं होती। तो इस वजह से रियल इस्टेट थोड़ा सा आउट ऑफ बाउंड्स हो जाता है। बाकी हमारे पास रह जाता है कमोडिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि यार मैं गोल्ड का बार ले लेता हूँ, आजकल जिस तरह काफ़ी गोल्ड ऊपर गया हुआ है। तो मैं बताता हूँ जी मीज़ान का। तो हाँ, गोल्ड ले लेते हो आप, या आप कहते हो कि ना मैं सिल्वर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो गोल्ड अगर आप लोगे तो गोल्ड एक तोला तकरीबन इस वक्त 4.5 लाख का है। तो उससे कम पैसे हैं तो यार वो भी नहीं हो सकता काम। और गोल्ड में ये भी मसला आता है कि आप ना बहुत ही कन्वीनियंटली इतना लिक्विड एसेट नहीं है कि आप उसको ख़रीद फ़रोख्त कर सको। तो ये थोड़ा सा गोल्ड के अंदर ना ये मसला रहता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं ना ज्वेलरी बना के और उसको ले लेता हूँ, तो उसके अंदर बंदा ओवरऑल लॉस में ही रहता है, कि तकरीबन 10-15% ना वो आपका, जब आप जाते हो वो सुनार के पास, तो इतना 1% ना ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि वो वापस उसको मेल्ट करते हैं और उसके बाद करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ वगैरह, तो 10-15% ना आपका वैल्यू इरोड हो जाती है। तो आपके पास बाकी जो ऑप्शन रह गई कि यार अगर मैंने इन्वेस्ट करना है, तो आप कहते हो कि यार कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। एक मार्केट है उसके अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ये है कि डिफरेंट कंपनीज लिस्टेड हैं एक जगह। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एफएफसी, जिसमें से यहाँ यहाँ से अक्सर लोग शायद एफएफसी से हैं। फिर एक और कंपनी है एग्रो फर्टिलाइज़र। फिर एक कंपनी है साजगार टेक्नोलॉजीज़। फिर एक और कंपनी है कोई माड़ी। फिर एक और कंपनी है पीएसओ। ये सारी कंपनीज़ हैं। इन कंपनीज़ के का कोई ओनर होगा, और वो जब चाहेगा कि यार मैंने ना, मुझे और पैसे रेज़ करने हैं, तो वो कहता ही है कि मैं ना आईपीओ करवा देता हूँ। अब ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही कह रहा हूँ ताकि थोड़ी सी आपकी इनसे मुमासलत बढ़े। तो वो कहता ही है कि मैं इसका आईपीओ कराता हूँ, कि अगर कोई भी बंदा इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो वो इन्वेस्ट कर ले और इसकी ओनरशिप ले ले। तो ये ऐसा ही है कि अगर आपके पास कोई एक बिज़नेस है जो जिसकी वैल्यूएशन तकरीबन 1 करोड़ रुपया, और आप कहते हो कि यार मैं ना इसको आधा ना, अ, मुझे और पैसे चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आधा मार्केट में फ़्लोट कर देता हूँ ताकि लोग आधा ले लें, और उसके बदले में मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो अगर अगर मेरा ही बिज़नेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक बिज़नेस है जिसकी वैल्यूएशन है 1 करोड़ रुपए, मुझे पैसे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि यार इसका जो 50% है ना, मार्केट में कहता हूँ, आप सबको कहता हूँ कि यार आप लोग ना अगर लेना चाहते हो तो ले लो,
इसकी वैल्यूएशन है करोड़ रुपए। तो मैं इसके 100 शेयर्स बनाता हूँ। 50 शेयर्स मेरे पास हैं, बाकी जो 50 है ना, वो आप में से जो लेना चाहे। वो वैसे तो लाख रुपए का बनता है, लेकिन मैं आप सबको ना 90-90 हज़ार का एक शेयर दे देता हूँ। ठीक है। तो आप कहते हो यार ये बड़ा अच्छा है, मैं क्यों ना ये 90 हज़ार का एक शेयर लेके और 1% कंपनी का ओनर बन जाऊँ। तो इसी को जब लार्ज स्केल पे करते हैं ना, तो जिस तरह एफएफसी, अब एफएफसी की वैल्यूएशन अगर समझो अ, तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर है। तो उसके भी ना ढेर सारे शेयर्स होंगे, और वो लोगों ने ना इसी तरह ख़रीदे होंगे। ठीक है। तो ये अच्छा, बीच में कोई भी सवाल आता है ना, कोई भी एम्बिग्विटी आती है, मैं थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या आपको नहीं समझ आ रहा, तो जैसे ही आपको कोई भी सवाल आए ना, तो हैंड रेस करके या वैसे ही बेशक बीच में बोल दें। मकसद इस वक्त हमारा ये है कि आपको पूरी बात तरीके से समझ आ जाए। ये मकसद नहीं है कि मैं बोलता रहूँ, और उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है जी हमारी स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर ना डिफरेंट कंपनीज हैं। टोटल तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 35 सेक्टर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। सेक्टर से मुराद जिस तरह एक है फर्टिलाइज़र सेक्टर, दूसरा है एनर्जी सेक्टर जिसके अंदर SNGP, SSGC, इस तरह के सारे हैं। और फिर आपने कहा ऑटोमोबाइल सेक्टर, साजगार कह लो, ये जो गाड़ी है ना हैवल, अब हैवल गाड़ी की ओनरशिप साजगार के पास है। इसी तरह गाड़ी है BYD, अब उसकी ओनरशिप जो है ना, उस कंपनी जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है ना गाड़ी, तो 50% ओनरशिप एक कंपनी है हबको, उसकी है। आप अगर ग्रुप को फॉलो करते हैं तो उसके अंदर मैं बातचीत करता भी रहता हूँ, हबको का अक्सर नाम आ रहा होता है। तो वो कंपनी है। इसी तरह मिलर ट्रैक्टर, तो अक्सर आपने ट्रैक्टर्स देखे होंगे, ये मिलर ट्रैक्टर। तो जब आपने ये चीज़ें देखनी है ना, तो आपने अब इस अंदाज से सोचना है कि यार ये कौन सी कंपनी होगी, क्योंकि मेरा मेरा दिमाग अब ऐसे वायर हो गया कि जैसे ही मैं कोई भी खबर सुनता हूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये खबर किस सेक्टर की, किस कंपनी को किस तरह इन्फ्लुएंस करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ख़बर सुनी कि यार IMF ने पाकिस्तान की 1.4 मिलियन डॉलर वाली जो ट्रांच है ना, उसमें जो एग्जेक्टिव लेवल का जो एग्रीमेंट है ना, वो हो गया। अब मेरा दिमाग क्योंकि ऐसा वायर हुआ है कि यार भाई मैं स्टॉक मार्केट के अंदर काम करता हूँ, मैंने इसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया कि यार दिस इज़ पॉजिटिव फॉर द एंटायर स्टॉक एक्सचेंज। और मैंने कुछ स्टॉक्स उठा लिए। जैसे ही मैंने उसकी बेस पर स्टॉक्स उठाए, तो मुझे उसका फ़ायदा हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी उन सब की वैल्यू मतलब 15 लाख थी, तो अगर वो 16 लाख होगी, तो विद वन न्यूज़ एंड विद वन राइट डिसीजन आई मेड 1 लाख रुपीज़। तो इस तरह अक्सर होता है। तो मार्केट आपको अक्लमंद होने पे ना काफ़ी रिवॉर्ड करती है। तो अगर आप अक्लमंद हैं, चालाक हैं, और थोड़ा सा अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। और अगर मैं इसको कंपेयर करके दिखाऊँ ना, मैं स्टॉक मार्केट पर इस वजह से इतना ज़्यादा बिलीव रखता हूँ और मुझे क्यों इतनी ज़्यादा पसंद है, एक तो मैंने बाकी सारी भी मार्केट्स देखी हुई हैं। अच्छा, क्रिप्टो क्रिप्टो का मैं बता दूं, क्रिप्टो जो मार्केट है ना, वो है डिजिटल एसेट्स। ये बिटकॉइन, BNB, इथीरियम, ये आप नाम सुनते होंगे आजकल, बड़े मशहूर हैं। तो ये क्रिप्टो मार्केट है। ठीक है। और इसके अलावा फॉरेक्स है। फॉरेक्स में करेंसी के पेयर्स ट्रेड होते हैं। ये डॉलर और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये इन पेयर्स ट्रेड होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो ऊपर ऊपर से आपको ना अंदाज़ा होना चाहिए। इसी तरह मर्सेंटाइल एक्सचेंज है, उसके ऊपर कमोडिटीज़, पाकिस्तान मर्सेंटाइल एक्सचेंज, PMEX कहते हैं उसको, उसमें भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उसमें आप ट्रेड करते हैं कमोडिटीज़ के अंदर, ऑयल के अंदर, और बाकी इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं कमोडिटीज़। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोविड के अंदर पाकिस्तान मर्सेंटाइल एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते, और आपने क्योंकि ऑयल बहुत नीचे चला गया था, तो आप मतलब 1.5 लाख रुपए भी लगाते, तो मैं कहता हूँ आज आप करोड़पति होते। तो ये थोड़ा सा इस तरह है कि मार्केट्स आपको अक्लमंद होने पर और रिस्क लेने पर, कैलकुलेटेड रिस्क लेने पे बड़ा रिवॉर्ड करती है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि वाई आई लाइक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सो मच। ए कि पिछले काफ़ी अरसे के अंदर ना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया। ठीक है। रिसेंटली तो मार्केट इतना बुलिश गई है कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं अपना बताऊँ, तो जितने पैसे मैंने लगाए थे तकरीबन 6-7 महीने पहले, वो 7 महीने के अंदर ही डबल हो गया। ठीक है। तो यानी आप इतना अच्छा मार्केट परफॉर्म किया। लेकिन ये इससे इम्प्रेस नहीं होना या इंस्पायर नहीं होना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश थी और मैं बहुत ज़्यादा रिस्की बेट्स ले रहा था। एंड मुमकिन था कि वो रिस्की बेट नेगेटिव में चली जाती और मैं लॉस भी खा जाता।
तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं होना, लेकिन ओवरऑल 5-6% मंथली रिटर्न भी ना, अगर कोई अच्छा ट्रेडर है तो वो निकाल सकता है, अच्छा इन्वेस्टर है वो भी निकाल सकता है। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर का भी ना मैं आपको फ़र्क आगे जाके बताता हूँ। खैर, मार्केट में अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 25 साल पहले डॉलर में इन्वेस्ट किया होता, तो आज आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाती 6-7 लाख रुपए आज। ठीक है। अगर आपने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो भी एक इसी तरह की एसेट क्लास है जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपका तकरीबन 12x हो जाता, यानी 1 लाख आपका 12-13 लाख हो जाता। अगर आपने किसी अच्छे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ इन्वेस्ट किया होता तो वो आपका 20 करोड़ बन जाता अच्छे रियल एस्टेट में। गंदे रियल एस्टेट में थोड़ा 5 करोड़ बन जाता। तो 20x रिटर्न आपका रियल एस्टेट ने जनरेट किया। गोल्ड, जो कि बड़ा अच्छा समझा जाता है और लोगों का बड़ा फेवरेट है स्पेशली रिसेंटली, वो उसने 40x रिटर्न जनरेट किया पिछले 25 साल में। तो ये एक तो बात ये शो करता है कि अगर किसी को नहीं पता कि यार इन्वेस्ट करना किस तरह है, तो उसकी कीमत जहाँ वो गोल्ड में इन्वेस्ट करके 40x ले सकता था, अब वो 1x पे बैठा है। तो ही इज़ 39 टाइम्स पुअरर। तो कितना ज़्यादा नुकसान है। अगर वही बंदा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता, अगर आपने 1 करोड़ रुपए 25 साल पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 130x हो चुके होते, यानी 1 अरब 30 करोड़ रुपए। तो मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तबाही रिटर्न है, मतलब 130x। और कुछ कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बहुत ही अच्छी हैं, जिस तरह एफएफसी है, या माड़ी है, या लकी सीमेंट है, या इस तरह की ना काफ़ी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बहुत ही अच्छी इन टर्म्स ऑफ के, एक तो ये डिविडेंड वगैरह भी, इनमें से कुछ कंपनीज जिसने एफएफसी अच्छा डिविडेंड भी आपको दे देती है। डिविडेंड ये होता है कि कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं ना, मतलब कंपनी ने अगर पूरी कंपनी ने 1 अरब रुपए कमाए, और 1 लाख लोगों ने ना उसके अंदर ना शेयर्स लिए हुए थे, यानी तकरीबन एक बंदे को ना 1,000 रुपये आने चाहिए, राइट, कि एक बंदे की जो अर्निंग है वो 1,000 रुपये है। तो कंपनी ये कहती है कि यार ये जो 1,000 रुपये है ना, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, मैं बंदों को ना इन सबको वापस कर देती हूँ। तो आपका ना कुछ पैसे उधर से आते रहते हैं कि डिविडेंड की फॉर्म में भी। तो एक तो आपको डिविडेंड मिलता रहता है, दूसरा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये होता है कि जो कीमत है ना स्टॉक की, फॉर एग्जांपल 10 रुपये था एक स्टॉक, आपने एक लिया, वो 1,000 रुपये हो गया। तो स्टॉक की कीमत कितना इजाफा हुई? 990 रुपये। तो ये जो 990 रुपये है ना, दिस इज़ कॉल्ड एज कैपिटल गेन। तो ये आपका कैपिटल गेन हो गया। तो उससे भी ना आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये दोनों दोनों तरफ से आपको फ़ायदा मिल रहा होता है, एक तरफ आपको अर्निंग्स मिल रही होती हैं, दूसरी तरफ आपको उधर से फ़ायदा हो रहा होता है। तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा होता है। तो अ, फिर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में डाला होता है, ये मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपने ना बिल्कुल अन्य वाह पैसे डाले होते हैं कि यार आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो नहीं पता स्टॉक मार्केट का, तो ओवरऑल हर कंपनी का ना मैं एक एक शेयर खरीद लेता हूँ। तो अगर इस तरह आपने इन्वेस्ट किया होता ना, तो फिर आपके पैसे 130x होते। लेकिन अगर आपने तरीके से इन्वेस्ट किया होता ना अच्छी कंपनीज में सोच समझ के, जिस तरह मैंने चंद नाम लिए, मैंने लिया नाम माड़ी गैस का। अब माड़ी, अक्सर लोगों को जो एफएफसी से हैं उनको तो पता ही होगा कि माड़ी का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है एफएफसी के साथ, पता नहीं कब ख़त्म होना है, मुझे भी नहीं अंदाज़ा। लेकिन ये ना माड़ी की एक तो फील्ड जो है वो बड़ी अच्छी है, और बड़ी बड़ी रिच फील्ड है, उसके अंदर से निकलती रहती है जो भी गैस शैस। और दूसरा उसके कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे हुए हैं कंपनीज के साथ। जिस तरह एफएफसी है, अब एफएफसी को चाहिए ही चाहिए वो गैस, तो माड़ी से लेगी, और माड़ी से लेगी तो माड़ी की अर्निंग्स आएंगी। तो अगर आप उसके ओनर्स हैं तो आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कंसिस्टेंट आपके पास ना एक पैसे आने हैं। तो खैर, अब जिस तरह माड़ी में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता ना, थोड़ी चालाकी, आपको अक्ल होती कि यार ये जो कंपनी है ये अच्छी है, और मुझे मैं अब यही बात है, असल असल जो मुश्किल है ना बात, जो सबसे मुश्किल बात है वो ये है कि यार कौन सी कंपनी ऐसी है जो इतना ज़्यादा मुझे रिटर्न देगी, जो इतनी अच्छी है कि आगे जाकर फ़ायदा होगा। और ये एक आपने बेट लेनी होती है अपनी चालाकी से, और बेस्ड ऑन द न्यूज़ एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस। ठीक है। एनालिसिस डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो आप करते हैं, और उसकी बेस पे ना आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा स्टॉक कैसा है। तो अगर आपने माड़ी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आपके पैसे कितने होते? तो जी मैं थोड़ा सा मैं इसको इंटरेक्टिव ही बनाना चाहूँगा, तो कोई गेस करे कि अगर माड़ी में आपने पैसे डाले होते 1 लाख रुपए तो कितने होते?
हाँ जी माज। कोई भी गैस कर दे। ओ तेरी खैर, 1 अरब। 1 अरब होता है कितने मिलियन? नहीं यार, एक 1 लाख 1 अरब, ओ माय गॉड। और कोई बताए यार, रियलिस्टिक बताओ कुछ मतलब। चैट में ही लिख दो बेशक। हाँ जी, मिजराब भी है यहाँ पे, अलिशबा पिताफी। टाइम पीरियड यानी 2000 में इन्वेस्ट किया होता, मतलब 2000 में इन्वेस्ट किया होता, आज 2025 है, मतलब 2025 है। तो आज कितना होता? हाँ जी। अच्छा, जिसका जो गैस होगा ना, जिसका गैस होगा, भाई क्या, नहीं शुक्र है सही बता दिया, खैर। हाँ, तो मैं वैसे एक अच्छी ऑफ़र लगाने लगा था, लेकिन आपने बता दिया है, तो फिर वो ऑफ़र फिर कभी और। तो 62.5 मिलियन आपका वो हो जाता है, यानी 6 करोड़ और 25 लाख रुपए आपके बन जाते हैं 1 लाख रुपए से, अगर आपने माड़ी में इन्वेस्ट किया होता। अगर आपने साजगार टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया हुआ, ये हैवल गाड़ी जो है इसमें, तो मतलब अक्सर लोगों ने हैवल गाड़ी ली होगी, लेकिन अगर किसी ने साजगार टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया होता, वो बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर जाता। तो अगर आपने 2000 में अगर साजगार में 1 लाख रुपए डाले होते ना, तो वो आज 3 करोड़ 38 लाख रुपए होते। अगर आपने मीज़ान बैंक अच्छा बैंक है। तो नया नया इसने इस मतलब डिफरेंट इस तरह था कि इस्लामिक बैंक था। तो अगर आपने ये एनालाइज़ किया कि यार पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग को फ़रोग मिलेगा, और मीज़ान बैंक क्योंकि अच्छा बैंक है तो ये ऊपर जाएगा, तो आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया होता, तो वो 23.5 मिलियन यानी 2 करोड़ 35 लाख आपके बन जाते हैं। लकी सीमेंट मैंने अभी नाम लिया था। सीमेंट के सेक्टर का बड़ा ही अच्छा स्टॉक है। तो ये आपका, अगर आपने 2000 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 2 करोड़ 18 लाख रुपए हो जाते। तो इस वजह से ना, मतलब रिटर्न बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आता है स्टॉक एक्सचेंज से, अगर आप तरीके से इन्वेस्ट करो। इसमें बस बाकी जो चालाकी रह जाती है ना, वो ये रह जाती है, चालाकी कह लें या अक्लमंदी कह लें, कि रिसर्च करके ना वो स्टॉक चूज़ करना जो कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। और जो अच्छी बात मुझे लगती है कि डाउन साइड एज सच आपका नहीं होता इसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत मेजर नहीं होता। क्योंकि मार्केट ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, तो अगर आप किसी स्टॉक में फंसते हो तो आपको मार्केट निकाल भी देती है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं 4-5 स्टॉक्स में अगर मैं फंसा था। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है सुई सदरन गैस, एक स्टॉक है सुई नदरन गैस। तो क्योंकि मैं एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहता था, तो एनर्जी सेक्टर के अंदर, तो मैंने इन दो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया अच्छी खासी रकम। तो ये स्टॉक्स ना नीचे आ गए, मेरा जो एनालिसिस था वो गलत निकला। तो नीचे आए तो मैं ना उन पैसों को भूल जाता हूँ कि यार ये पैसे ना बस साइड पे पड़े हैं। और इस पे सोचने का तरीका ये है कि यार जब आप रियल एस्टेट खरीदते हैं या आप गोल्ड खरीदते हैं, तो आप हर रोज़ उठा के उसको बेचने तो नहीं निकल जाते ना, आप उसको रख के बैठे रहते हो, आप कहते हो कि यार भाई ये बस पैसे पड़े हैं मेरे पास और इसके अंदर इन्वेस्टेड हो। हर रोज़ जाकर घर का रेट तो नहीं लगवाने लगवाना शुरू कर देते ना। तो स्टॉक मार्केट में भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, जो तरीके से काम करता है, वो ओवरऑल अच्छा ही रहता है। तो एस एस जी सी एस एन जी पी दोनों से मैं तकरीबन 15-15 प्रॉफिट के अंदर हाफ मैंने पोजीशंस एग्जिट कर ली। इसी तरह बाकी भी सारे, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ना आपको, अगर आप वैसे भी ट्रेजेक्टरी देखें ना मार्केट की, तो आपको सारे स्टॉक्स ना अच्छा रिटर्न जनरेट करके इन द लॉन्गर रन दे ही देते हैं, मतलब आप फंसते नहीं हो स्टॉक मार्केट के अंदर। क्रिप्टो के अंदर आप कभी कभार फंस जाते हो। कोई आपने अगर बुरा, मतलब मैं अगर अपना बताऊं तो एक मीम कॉइन था या पता नहीं क्या कॉइन था, विफ, WIF। तो उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया। तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट इस वक्त उस पर मतलब तकरीबन 40% पे चल रही है। यानी अगर मैंने लाख रुपए लगाए तो वो 40,000 हैं। तो इस तरह अक्सर काफ़ी और जगह, अच्छा क्रिप्टो से भी रिटर्न जनरेट होता है, ऐसी बात नहीं है कि क्रिप्टो से ओवरऑल आप प्रॉफिट निकाल ही सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट पर्सनली ना इस मामले में बड़ी अच्छी है कि यार, एक तो एक एक जो मेजर पार्ट है वो ये है कि यार यू आर इन्वेस्टिंग इन सम टेंजिबल एसेट, कि आप एक कंपनी की ओनरशिप ले रहे हो। और आपको ये बात समझना चाहिए कि यार एक कंपनी है जो कि खड़ी है, और मैं उसका ना ओनर बन रहा हूँ। और मैं जब ये 15 स्टॉक्स खरीद रहा हूँ, तो मैं उस कंपनी की ओनरशिप में से 15 स्टॉक्स या 15 जितने भी परसेंटेज बनती है, अगर समझो
100 स्टॉक्स हैं उसके ओवरऑल मार्केट के अंदर, और आपने 15 लिए हैं, तो 15% ना मैं इस कंपनी का ओनर बन रहा हूँ। और यही तरीका सोचने का बेहतर है। इसके अंदर फिर जब एनालिसिस की बात आती है ना कि यार आप एनालिसिस किस तरह करो कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा बुरा है, तो आपके पास दो तरीके आते हैं। एक को कहते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि ना इसके ना ग्राफ होते हैं, मतलब ग्राफ यूं ऊपर 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 यूं जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो आप एनालाइज करते हो उसके अंदर डिफरेंट इंडिकेटर्स वगैरह लगा के, और ओवरऑल चार्ट को स्टडी करके, चार्ट को स्टडी करने की साइंस को टेक्निकल एनालिसिस की साइंस कहते हैं। और उसको आप स्टडी करते हो और आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके अंदर फिर सपोर्ट लेवल आपको अंदाज़ा हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक यूं जाता है, 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 तो आपको अंदाज़ा है यार ये जो लाइन है ना इससे नीचे नहीं जाता, बार बार यहीं पे आके रुक जाता है। तो इधर आप एक बैट ले लेते हो। एक बड़ा ही बेसिक सी बात बता रहा हूँ। इधर से आप बैट ले लेते हो कि यार ये जो है ना इससे नीचे नहीं जाता, तो जब यहाँ पे आएगा ना, इधर आया, इस पॉइंट पे आया, तो यहाँ से मैं ना बाय कर लूँगा। तो जब आप यहाँ से बाय करते हो तो दोबारा ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आप सेल कर देते हो। तो ये बीच वाला जो मार्जिन है ना वो आपके पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल है तो ज़रूर बताएं, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। सबको सारी बात समझ लग गई है? अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि एक आम बंदे के लिए ना, मतलब अगर देखा जाए तो गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट थी उसने तो मतलब खतरे का एक प्रॉफिट दिया। मतलब मैं अगर पिछले एक साल में बात करूँ ना, कि अगर मैंने 6-7 लाख अच्छे शेयर में इन्वेस्ट किया है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसने इतना प्रॉफिट नहीं दिया है। उससे कम अमाउंट अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो उससे ज्यादा प्रॉफिट मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक आम जो अनट्रेंड बंदा है, समझ ले, जो रोज ट्रेडिंग भी नहीं कर सकता, और इवन मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं कि एंग्रो एंग्रो कार्प, माड़ी, मतलब अच्छे शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करके उतनी प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई जितनी गोल्ड में हुई है। इसका इसका मैं आपको तो बताता हूँ। ये एक आम अच्छा बंदे को कैसे हम मतलब कन्विंस कर सकते हैं कि जी वो स्टॉक मार्केट की तरफ आए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने ये सोचना, आप मतलब आपको ये नहीं सोचना कि यार स्टॉक मार्केट अच्छी है या गोल्ड अच्छी है या जो भी क्या चीज़ अच्छी है। जो सोचने का जाविया है वो ये होना चाहिए कि यार मैंने ना पैसे ज़्यादा जनरेट करना है, मतलब इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ज़्यादा जनरेट करना है। अच्छा, तो अगर आपने रिटर्न ज़्यादा जनरेट करना है ना, तो आप उसके आपने सोचा कि यार कौन कौन से तरीके हो सकते हैं मेरे पास। तो एक तरीका आपके पास था गोल्ड का, ठीक है। अब आपने बेट ये ली कि यार गोल्ड ऊपर जाएगा। अगर आपने सही बेट ले ली तो ज़रूर गोल्ड के अंदर करें। तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि यार भाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करना चाहिए अगर से रिटर्न कम आ रहा हो, अभी चाहिए अगर रिटर्न ज़्यादा आ रहा हो। जहाँ तक बात है कि पिछले साल के अंदर गोल्ड ने रिटर्न ज़्यादा दिया, तो इसको ना मैप करना बड़ा मुश्किल है कि यार पिछले साल, एक साल पहले तो हमें नहीं पता था ना कि गोल्ड इतना रिटर्न जनरेट करेगा। वो तो हुआ ये कि ट्रंप आ गया, ट्रंप ने आके बिल्कुल ही तबाही मचाना शुरू कर दी। कभी कहीं टैरिफ, कभी कहीं टैरिफ। तो जब तबाही मचाना शुरू की तो स्टॉक मार्केट्स बैठना शुरू हो गई, खासतौर पर अमेरिका शमरीका की चंद स्टॉक्स अच्छे चले, लेकिन कुछ उसके अंदर ओवरऑल मार्केट बैठना शुरू कर गई। जब अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट बैठना शुरू कर गई तो वो जो पैसे हैं वो सारे उन लोगों ने कहीं तो लगाने हैं ना, तो उन्होंने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया तो गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो गया। इसी तरह क्योंकि मार्केट ओवरऑल दुनिया अनसर्टेनिटी की तरफ जाना शुरू हो गई, ये जंगें शुरू हो गई, पाकिस्तान इंडिया की भी हो गई। पाकिस्तान इंडिया की तो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन रशिया की और यूक्रेन की जंग और ओवरऑल बाकी भी जंगें, जिसकी वजह से ना दुनिया के अंदर ना काफ़ी अनसर्टेनिटी आ गई। जब अनसर्टेनिटी आती है ना तो लोग रिस्क फ्री एसेट्स और इस तरह के एसेट्स जो कि कहीं बैक्ड हों, जिस तरह गोल्ड है ना, अब गोल्ड बिल्कुल बैक्ड है कि यार आपके पास फिजिकल एसेट ही मौजूद है, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से ना मार्केट ऊपर चली गई। तो अगर अभी फॉर एग्जांपल अगर अभी आप एनालाइज करते हैं ये सिचुएशन आज की, और आप कहते हैं कि यार कल ना, अगले मतलब फॉर एग्जांपल अगले 2-3 हफ्तों के अंदर हो जानी है वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है, और उसके अंदर बहुत ही तबाही मच जानी है, तो आपको हर चीज़ छोड़ करना सारे पैसे लगाने चाहिए गोल्ड के अंदर। और वो जो गोल्ड आपको रिटर्न जनरेट करके देगा वो सबसे ज़्यादा जनरेट करके देगा। लेकिन क्योंकि अभी आप वो नहीं ले सकते, मतलब वो बेट लेना मतलब वाइज नहीं है। और गोल्ड को तो कहा जा रहा है कि इस वक्त ऑल टाइम हाई पे है, और अभी इससे हो सकता है कि
थोड़ा टाइम स्टेबल रहे फिर ऊपर जाए, मतलब डिफरेंट मार्केट्स में थेरीज हैं। कुछ थेरीज कह रहे हैं कि क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहा है तो हो सकता है कि अभी मज़ीद ऊपर जाए। तो ये सारी आप एनालाइज करके आप इसके ऊपर आप एक जजमेंट क्रिएट करो कि यार आप क्या सोच रहे हो कि मार्केट कैसी जाएगी, और उस बेस पे एक लर्नर डिसीजन लो। सिर्फ सुनी सुनी सुनाई बात पे नहीं, तीन चार बंदों ने इधर उधर वो एक ही बात को सुन सुन के सबने आगे बात फैला दी और आपने सोच लिया, ये एक वाइस डिसीजन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक इन्वेस्टिंग के अंदर एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। कि यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। आपको ना अपनी इन्वेस्टमेंट को ना डिफरेंट चंक्स में ना डिवाइड करना चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप कुछ पैसे उसके अंदर स्टॉक मार्केट में रखो। अगर समझो मैं अपना बताऊं तो मैंने कुछ पैसे अपने स्टॉक मार्केट के अंदर रखे हुए हैं, कुछ पैसे मैंने अपने क्रिप्टो के अंदर रखे हुए हैं, कुछ गोल्ड के अंदर रखे हुए हैं, कुछ मैं अब सिल्वर की बाइंग की तरफ जाना चाह रहा हूँ लेकिन सिल्वर की बहुत महंगा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल सिल्वर, अगर और लोगों को भी फ़ायदा होगा कि सिल्वर वैसे एक बहुत अच्छा एसेट है और उसको भी लेने की तरफ जाना चाहिए ऑब्वियसली आफ्टर डूइंग योर ओन रिसर्च। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 1 किलो मुझे मिल जाएगा, 1 किलो की बार होती है और वो ऊपर स्टैम्प्ड होनी चाहिए और वो सारी उसके अंदर, ताकि ना आगे बेचने में भी आसानी हो। तो वो मुझे लग रहा था कि अच्छी मुझे पैसों में तकरीबन 6 लाख में मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि आजकल उसमें ओवर बाइंग चल रही है और बहुत ज़्यादा लोग सिल्वर के पीछे भाग रहे हैं, सिल्वर क्योंकि अच्छा मेटल है, अच्छा वो है, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मोड है। उसकी वजह यह है मेरे ख्याल से तो गोल्ड लॉन्ग रन में गोल्ड से भी अच्छा वो रिटर्न जनरेट करेगा, क्योंकि उसका एक तो इंडस्ट्रियल यूजेज बहुत ज़्यादा है। वो काफ़ी ये चिप्स के अंदर, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी और भी 4 5 चीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल होता है सिल्वर। और बाकी उसकी दूसरी वैल्यू भी है। तो सिल्वर मुझे मिल रहा था तकरीबन 8,14,000 की एक ब्रिक, किलो वाली। तो वो महंगी थी, तो इस वजह से मैंने उसके अंदर अभी फ़िलहाल इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो मैं मतलब मार्केट को देख रहा हूँ, जैसे ही मुझे लगेगा कि ये 6 लाख पे आ गई है, ये 6 लाख 7 लाख के करीब करीब, तो मैं कुछ एक्सपोजर ना उसके अंदर भी ले लूँगा। तो डाइवर्सिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मतलब अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा इससे होता ही है कि अगर दुनिया तबाह हो जाती है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती है, तो होगा ये कि सिल्वर जो है ना मेरा, वो राइज बहुत ज़्यादा कर जाएगा। वो जो 8 लाख है वो समझो 40 लाख बन जाएगा। और जो स्टॉक मार्केट वाले सारे स्टॉक्स हैं ना वो मेरे क्रैश कर जाएंगे। वो जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट है वो समझो कितनी गिरेगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो वो ना उधर से ना मैं कवर कर जाऊंगा। तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसको उसको ज़रूर लाजमी देखना चाहिए। और इसके अंदर प्राइमरी बात जो है ना वो मार्केट टाइमिंग की है कि आप एनालाइज करो कि यार भाई किस तरह क्या आप मार्केट को देखकर डिसीजन लेते हो। अच्छा ये सवाल है, ऊपर से चलता हूँ मैं। मीज़ान शरिया कंप्लाइंट, अच्छा। तो हाँ, मीज़ान का मैं बता देता हूँ। अच्छा, जो बिल्कुल ही नया ट्रेडर है ना, जिस तरह अगर किसी को समझ ही नहीं आ रही बात और वो कह रहा है कि यार मेरे पास वक्त ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए इन्वेस्टमेंट का एक मोड ये निकला है कि ये जिस तरह बैंक्स हैं, अलाइड बैंक, मीज़ान बैंक, इन्होंने निकाला है एक म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड ये है कि आप ना, आपका एक फ़ंड मैनेजर होगा। आप करते कि आपने फॉर एग्जांपल एनर्जी म्यूचुअल फंड लिया। अब एनर्जी म्यूचुअल फंड एक आपने मतलब समझो लाख रुपए आपने एनर्जी म्यूचुअल फंड के अंदर डाले। अब वो जो लाख रुपए है ना वो उन्होंने एंड में ना 5 अच्छी कंपनीज के अंदर ना उन्होंने उसको ना डाला हुआ है, SGC, SNGP, PPL, समझो इन सब के अंदर उन्होंने डाला हुआ है। तो वो आपने सिर्फ वो स्टॉक लेना है, आपने म्यूचुअल फंड फंड में अंदर के अंदर इन्वेस्ट करना है, और वो आपके बिहाफ पे ना वो इस सब के अंदर ना इन्वेस्ट करते रहेंगे। उसके अंदर बस मुझे जो मसला आता है वो ये आता है कि इसकी फ्रंट लोड फीस होती है तकरीबन 1.5%, और एग्ज़िट भी फीस होती है शायद। तो मैं इस वजह से इसको पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि, और दूसरा वो उनकी अपनी भी फीस होती है कि पता नहीं चंद 1%, 10 1%, 10 तो नहीं होगा, 2 2 3% ना हर बैंक अपने अपने हिसाब से, हर बैंक का अपना म्यूचुअल फंड ना वो लेता है आपसे। तो उसके अंदर अच्छा म्यूचुअल फंड में भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप कैश फंड में भी कर सकते हो, आप इक्विटी फंड में भी कर सकते हो, एग्रेसिव फंड में भी कर सकते हो। इस तरह के मतलब जिस तरह मैंने मीज़ान म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैंने एग्रेसिव मनी मैनेजमेंट प्लान लिया हुआ है। तो वो रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन मैं ले सकता हूँ, तो मैंने इस वजह से वो उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मीज़ान, हाँ अच्छा, अब कुछ म्यूचुअल फंड शरिया कंप्लाइंट होते हैं। जो शरिया कंप्लाइंट होगा वो सिर्फ ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा जो शरिया कंप्लाइंट है।
जो शरिया कंप्लाइंट नहीं है उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। जो तो ये बात है छोटी सी। तो मीज़ान क्योंकि इस्लामिक बैंक है, तो इसके जो सारे जो ये जो म्यूचुअल फंड्स भी हैं ना, ये इस्लामिक हैं, तो शरिया कंप्लाइंट है। लेकिन अगर आपने शरिया कंप्लाइंट में नहीं करना तो और बैंक्स भी हैं जिसके अंदर आप कर सकते हो। हु डिसाइड्स द वैल्यूएशन? मार्केट। प्राइमरीली यस, मार्केट। बल्कि सेकेंडरी भी मार्केट ही डिसाइड करती है। ख़रीदो फरोख्त से डिसाइड होता है ना। फॉर एग्जांपल एफएफसी का एक शेयर है, तो एफएफसी का एक शेयर अगर आज चल रहा है 477 पे, ठीक है, तो वो इस वजह से चल रहा है क्योंकि मेरे पास ऐसा बायर मौजूद है जो 477 पे दे रहा है, और ऐसा सेलर मौजूद है जो, सॉरी, 477 का बायर यानी ख़रीदार मौजूद है, और 477 का सेलर भी मौजूद है, तो इस वजह से मार्केट ना 477 पे है। अगर ऐसा होगा कि सारे लोग कहेंगे कि यार हमने 550 से कम तो बेचना ही नहीं है, तो ये जो मार्केट है ना, और ख़रीदार भी ना उस प्राइस पे एग्री कर जाएंगे, तो ये शेयर 550 पे चला जाएगा। एक बेसिक लेवल की ये बात है। व्हाट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो? तो जनाब ये तो पर्सनल गोल्स पे काफ़ी डिपेंड करता है, आपकी रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है प्राइमरीली, कि आप कितने परसेंट कितना रिस्क ले सकते हो। अगर तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, आप मतलब इस पैसे ऐसे हैं जो कुछ हल्का फुल्का कम भी हो जाए तो इतना मसला नहीं है, और वो रिस्क ले सकते हो, तो आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको रिटर्न ज़्यादा जनरेट करके दे सकता है। एट द सेम टाइम पैसे डूब भी सकते हैं, तो ये रिस्क टॉलरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी, आपका इन्वेस्टमेंट के गोल्स क्या हैं? अगर तो आप कहते हो कि यार लॉन्ग टर्म मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई और है। अगर आप कहते हो कि शॉर्ट टर्म बस अभी अभी पैसे निकालने हैं, मैंने अभी फॉर एग्जांपल के 5 महीने बाद मतलब करोड़ पे हैं, 5 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो इसको मैं ऐसे ही रखूं, क्या मैं इसको कहीं इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो उसका अलग तरीका है। और टाइम फ्रेम पे बड़ा बहुत डिपेंडेंट है तो ये डिसीजन। तो इन सब चीज़ों पे ना आपने सोच के ना वो करना है। When did you start investing and how much money did you put into the market initially? What would you recommend for beginners in this regard? So initially जब मैंने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया तो मैंने तो 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। तो मैं पहले क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करता था, तो मैंने 15,000 रुपये, जब मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर भी तो 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे स्टॉक मार्केट के अंदर। तो बिगनर्स की स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन एक्सपोजर थोड़ा सा लें। मतलब अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो मतलब वैसे तो आप खाना, अगर एक एक टाइम का खाना अगर आप बाहर से 10-10 हज़ार का खाते हैं, तो आपको चाहिए कि लाख रुपए, लाख 1.5 लाख आपके मसला नहीं होना चाहिए इन्वेस्ट करना शुरू में। अगर थोड़े स्टूडेंट हैं, कम पैसे हैं, तो 5-10 हज़ार इससे एक्सपोजर लें, थोड़ा सा ट्राई करें इसको। शुरू में इसको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यार फाइनेंशियल मार्केट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, आई कैन नॉट एम्फोसाइज इनफ ऑन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो आपका मतलब 70% हिस्सा ना जो दुनिया में चल रहा है वो आपको नहीं अंदाज़ा कि यार दुनिया में हो क्या रहा है। क्योंकि हर बात ही फाइनेंस की है, पूरी दुनिया इतनी ज़्यादा फाइनेंशियलाइज हो चुकी है। इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, आईएमएफ ने पैसे दिए हैं नहीं दिए, क्या बात हो रही है, और नेस्डैक और ये सब कुछ, क्रिप्टो क्या चल रहा है, अगर आपको अंदाज़ा ही नहीं है तो आप ऐसे समझे कि आप देख ही नहीं सकते। ये ऐसा ही है कि एक बंदा है अगर जिसको नज़र ही ब्लैक एंड वाइट आता है, क्योंकि उसको बताया ही ये गया कि यार ये ब्लैक है ये वाइट है, उसको नज़र ही सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आता है, तो वो पूरी दुनिया के बाकी रंग्स को देख ही नहीं सकता, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई बंदा देख सकता है तो वो उसके लिए मतलब बहुत हर हर चीज़ से कोई ना कोई बात निकल रही होती है। मतलब फॉर एग्जांपल जंग ख़त्म हो रही है, कतर ने सुलह का एग्रीमेंट कराया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, तो दिस शुड बी पॉजिटिव, मार्केट मंडे को ऊपर जानी चाहिए। तो ये आप नहीं सोच सकते ये बात। और दूसरा भी वैसे ही आप समझ ही नहीं सकते कि दुनिया में चल क्या रहा है अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर आप कोई डेवलपर हैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के साथ कोडिंग करते हैं, तो वो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की जो अंडरस्टैंडिंग है कि यार कोड ऐसा होता है, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है वो बड़ी मुश्किल से आपको समझ आएगा। इसी तरह अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और अपनी उस चीज़ के अंदर घुसे हुए हैं और पूरी दुनिया का पता ही नहीं है, तो मतलब अच्छी बात नहीं है। अच्छा, व्हाट वुड यू रिकमेंड टू बिगनर्स इन दिस रिगार्ड? तो मैंने बता दिया। व्हेन पीपल से कंडक्ट योर ओन रिसर्च, व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली? व्हाट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड वन यूज़ फॉर द रिसर्च? अच्छा, इनिशियली आप ये करो कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं ना, इन सब की रिपोर्ट्स स्टडी करना शुरू कर दो। आपने अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में स्टडी करना है और कुछ
काम के लोग हैं दुनिया के, पाकिस्तान के अंदर भी, उनको फॉलो करना शुरू करो। अगर कहीं लिख सकते हैं तो नाम लिख लें। एक बंदा है अब्दुल रहमान नजम। तो ये अच्छी अच्छी डिटेल वीडियोस बनाता है कंपनीज के ऊपर, और अक्सर मतलब जो ये पोजीशन बताता है वो अच्छी जाती हैं। तो इसको देख लें। रिपोर्टें पढ़ें वैसे तो, लेकिन अगर रिपोर्ट समझ नहीं आ रही, रिपोर्ट के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी होगी, चैट जीपीटी है यार आजकल तो आप आपको नहीं समझ आ रही, फॉर एग्जांपल कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लिक्विड एसेट्स, और ये डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर आपको नहीं समझ आ रही उसी वक्त सर्च करें चैट जीपीटी पे, वो आपको बता देगा। तो अब तो सीखना बड़ा आसान हो गया है, अब तो इतना मसला नहीं है। अच्छा, कंडक्ट योर ओन रिसर्च, व्हाट डज दैट मीन एग्जैक्टली? तो एक तो न्यूज़ को एनालाइज करें, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट ना काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन है। वैसे मैं पसंद तो नहीं करता कोई भी मार्केट ऐसी हो जो न्यूज़ ड्रिवन हो, वो अच्छी मार्केट नहीं होती, यानी वो इतनी अभी मैच्योर नहीं है। लेकिन इनहेरेंटली अफेक्ट आता है मार्केट के ऊपर ना न्यूज़ का, तो न्यूज़ को एनालाइज करना सीखें और उसको देखें। दूसरा, आप ओवरऑल कंपनी के ऊपर रिसर्च करना सीखें। पहले सेक्टर को पकड़ें, फॉर एग्जांपल टेक सेक्टर। तो टेक सेक्टर के अंदर घुस जाएं, उसके ऊपर जितना मवाद मौजूद है ना, जितना आप अच्छा रिसर्च कर लेंगे ना, उतने आप ज़्यादा पैसे बना पाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि यार ये जो स्टॉक है असल कीमत तो इसकी 500 होनी चाहिए, और ये तो 100 रुपये है। तो क्यों ना मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर लूँ और 5 गुना पैसे साल के अंदर कमा लूँ। तो ये इस तरह प्राइमरीली सोचना होता है। तो इसके ऊपर के स्टडीज़ काफ़ी हुई होती हैं। अगर के ट्रेड है एक इदारा, आरिफ हबीब है, जेएस ग्लोबल है, ये जो जो इनकी इनको फॉलो कर लें एक तो वैसे ही। दूसरा, जो ये रिपोर्ट शाया करें उसको पढ़ना शुरू कर दें। और पढ़ नहीं सकते तो चैट जीपीटी को बोल दें, वही उसके अंदर भेजें, उसको कहें कि यार भाई मुझे बता दो इसका क्रक्स क्या क्या बात हो रही है। वैसे तो अच्छा अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन उसको देख लें। सबसे जो अच्छा तरीका होता है ना रिसर्च का, वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना। मैं जिसको बिलीव रखता हूँ और मैं करने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं कर पाऊँ, लेकिन जो तरीका है ना वो यही है कि उसकी जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसको पढ़ा जाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होती है कि हर इदारा ना, हर कंपनी बाउंड है बाय SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि वो अपनी जो अर्निंग्स है और वो सब कुछ ना पब्लिक करे, हर एक एक चीज़ वो पब्लिक करते हैं। कि भाई हम ये फॉर एग्जांपल वो आपको बताएगी आपको कि यार भाई हम ये करना चाह रहे हैं कि आज ना हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर चार्जिंग नेटवर्क लगाएं हम, ताकि जो गाड़ियाँ हैं हमारी वो वहाँ से चार्ज हो जाएं। तो इसके ऊपर इतना खर्चा आएगा और ये अपसाइड पोटेंशियल है। तो इस तरह की आप रिपोर्टें पढ़ेंगे उनकी, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ेंगे ना आप, बड़ी डिटेल्ड होती है, मेरे ख्याल से 100-150 पेजेस की होती है हर हर कंपनी की। तो उसको अच्छे से खंगालेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो बड़े काम के लोग हैं वो यही करते हैं। अगर आप एक नाम बता देता हूँ, वॉरेन बुफे, WARRENBUFFET। दुनिया में जो इस वक्त सबसे बड़ा जो एसेट मैनेजमेंट फर्म है ना, सबसे बड़ी, वो ये साहब रन करते थे, अभी रिसेंटली इन्होंने छोड़ी है। तो इस वक्त दुनिया में इन्वेस्टिंग के गुरु माने जाते हैं ये, तो वॉरेन बुफे साहब हैं। तो इनकी कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। तो इन्होंने अच्छे दौर में अच्छी 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 बेट्स ली। कोका कोला के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया, और इस तरह एप्पल और ये फेस मेटा, इस तरह वाली कंपनीज के अंदर, और बड़ा अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं। ओवरऑल ये मार्केट को ना, मार्केट से ऊपर ही रहे हैं, और अच्छा अच्छा खासा परसेंट, विच इज़ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो इसको देखें, इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको देखें, किताबें शिताबें पढ़ें, तो आप ना एक अच्छे लेवल पर ना स्टैंड कर जाएंगे। व्हाट पैरामीटर्स यू लुक फॉर बिफोर इन्वेस्टिंग, और भी सवाल आप भेजते हैं ग्रुप के अंदर, सॉरी चैट के अंदर, मैं बताता रहूँगा। व्हाट पैरामीटर्स यू लुक फॉर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, एट व्हाट मीडियम सोर्सेज यू यूज़ फॉर एनालिसिस। ओके, सो व्हाट डू आई डू? मैं आपको ये नहीं बताता कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं अच्छा काम नहीं करता। मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो करना आपको ये चाहिए कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ओवरऑल ऊपर ऊपर से देख लें। ठीक है, और उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देख लिया आपने, आपने ओवरऑल मार्केट के अंदर न्यूज़ के साथ इन टच रहे आप, कि जो भी खबर आ रही है आपको अंदाज़ा होता जा रहा है। और इसके अलावा हाँ, ये जो ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स की जो रिसर्च है ना, क्योंकि उन्होंने बेचना होता है ब्रोकर्स ने, तो वो अच्छी रिसर्च आपको प्रोवाइड करते हैं। के ट्रेड एक अच्छी रिसर्च वाला है, जिस तरह अब जब इनकी रिसर्च पढ़ ली तो बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके बिल्कुल उसके ऊपर एक्ट नहीं कर लेना।
फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कंटेक्चुअलाइज करने के लिए कि के ट्रेड ने कहा हुआ है कि कंपनी है टेक इंडस्ट्री में सिस्टम्स लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है। तो के ट्रेड ने कहा हुआ है कि यार ये जाएगी तकरीबन 235 तक, अभी ये चल रही है तकरीबन 160, तो ये आपको ना 43% रिटर्न जनरेट कर देगी। तो के ट्रेड ये कहता है जून 2026 तक इसने कहा हुआ। तो अब बिल्कुल ऐसे आंखें बंद करके नहीं कर लेना, उसको देखना है, उसको इंटरप्रेट करना है, और बाकी बाकी 50 लोग क्या कह रहे हैं मार्केट के अंदर, उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो और वो सारी चीज़ें एनालाइज करने हैं, उसके बाद जाकर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं तो कर लें। इतना मुश्किल नहीं होता वैसे टेक्निकल एनालिसिस। चंद एक वीडियोस देखें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मुझे मौका मिला तो अगले किसी उसके अंदर सेशन के अंदर मैं भी ऊपर ऊपर से बता दूंगा, ताकि वैसे ही अंदाज़ा हो जाए कि ये होता है। तो वरना इन इन चीज़ों के थ्रू ना आप फिर इन्वेस्ट करना और एक मैं आपको एडवाइस करूंगा कि शुरू में ना पेनी स्टॉक्स में ट्रेड ना करें। पेनी स्टॉक्स ये होते हैं कि छोटे छोटे स्टॉक्स। आप कोशिश करें कि अच्छे स्टॉक्स, मैंने आपको चंद नाम अभी ले दिए हैं कि जिस तरह एफएफसी का नाम लिया मैंने, एफएफ फौजी फूड्स लिमिटेड का मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये अच्छी कंपनी है। तो ये इस वजह से अच्छी कंपनी है क्योंकि फौजियों की हैं और फौजी कहीं नहीं जाते। तो इस वजह से ये अच्छी मतलब आपको ना इस अंदाज से भी सोचना होता है। मैं पर्सनली ऐसे सोचता हूँ कि यार भाई और बाकी कंपनीज भी हैं, लेकिन अगर मैंने इस सेक्टर के अंदर के इन्वेस्ट करना है तो मतलब फौजियों की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना बड़ी अक्लमंदी है। तो उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए। एफएफएल ने तो अभी मोनाको के अंदर एक अपना ऑफिस खोला है। ओवरऑल एफएफएल को अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो फौजियों के अच्छे खासे मेस शेस और ये सारे होते हैं, तो उसके अंदर भी जाते हैं। क्या नाम है इनका, अगर कोई दूध बना रहे हैं, कोई फ्राइज़ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो वो सारा वो कैफ़ेज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उससे भी ना इनको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है। तो इसके अंदर इस तरह, हाँ तो मैं बता रहा था कि अच्छी कंपनीज, कोशिश करें बड़ी कंपनीज जो कि अच्छी भी हों, जो कंसिस्टेंटली अच्छी चलती आ रही हों, जिनका मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ हो, सेक्टर के अंदर भी अच्छी स्ट्रेंथ हो, मार्केट के अंदर भी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ओ जी डी सी एल है, ये अच्छी कंपनी है, इसको देखें कि इतनी स्ट्रांग कंपनी है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है ना, वो ओ जी डी सी एल है। कुछ अर्सा से पिछले 3-4 साल पहले बहुत ही बुरी चल रही थी, लेकिन फिर बहुत ही अच्छा अच्छा चलना शुरू कर दिया इसने। और देखें अब रैकोडेक का मंसूबा तय पाया है अमेरिका के साथ। तो अगर वो तय पा गया है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद आकर यहाँ पर पाकिस्तान की किसी कंपनी के साथ तो कोलैबोरेट करेंगे ना। तो कोलैबोरेट कर रहे हैं ओ जी डी सी एल और पी पी एल के साथ। पाकिस्तान पी पी एल है, पेट्रोलियम लिमिटेड, हाँ ऐसे ही कुछ है, कंफर्म कर लीजिएगा आप। तो इन दोनों के साथ वो कर रहे हैं। तो रेकोडेक से जब चीज़ें निकलेंगी, तो अगर निकलेंगी तो वो ओ जी डी सी एल का भी शेयर ऊपर जाएगा, अर्निंग्स, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और पी पी एल का भी ऊपर जाएगा, तो आपको ओ जी डी सी एल या पी पी एल ले लेनी चाहिए। इसी तरह माड़ी है। माड़ी भी माड़ी की जो फील्ड है ना, वो बड़ी रिच अच्छी फील्ड है। तो उससे भी गैस निकलती रहेगी, वो अर्न करते रहेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। एफएफसी है, मार्केट के अंदर बड़ा फर्टिलाइजर सेक्टर का नाम है, और अच्छा खासा मार्केट शेयर इनके पास है, ये भी चलती रहेगी। लकी सीमेंट है। अब ये सीमेंट के अंदर एक बहुत सबसे बड़ी कंपनी सीमेंट के अंदर ना मेरे ख्याल से लकी सीमेंट है। तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर कोशिश करें, इन्वेस्ट करें, तो आपका कहीं नहीं जाता। तो मैं जो पर्सनली, जिस तरह किसी ने सवाल भी किया हुआ है कि पोर्टफोलियो कैसा कैसा रखें, तो मैं पर्सनली इस तरह करता हूँ कि ना अपना जो 50% पोर्टफोलियो है ना स्टॉक एक्सचेंज का, पहले तो मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं करता। एक तो डाइवर्सिफिकेशन एक तो होती है डाइवर्सिफिकेशन, एक होती है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। आपने ओवर डाइवर्सिफाई नहीं कर लेना कि ये ना हो कि यार आपके पास पैसे लाख रुपए हैं और 15 कंपनीज ली हुई हैं, तो आप देखोगे कैसे 15 कंपनीज, कम कंपनीज, सोच समझ के, बेशक 3 कंपनीज उठाओ, लाख लाख रुपए हैं, 3 कंपनीज उठाओ, लेकिन सोच समझ के कि यार ये जो कंपनी है, ये इस वजह से मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ऊपर जाएगी, तब बंदा उसके अंदर इन्वेस्ट करे। तो मैं बता रहा था कि एक तो मैंने इनिशियली डाइवर्सिफाई कर लेता हूँ कि क्योंकि मुझे बाकी मार्केट्स की भी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके अंदर एक तो कुछ पैसे सारी मार्केट्स के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो मैं रखता हूँ, एक तो मैं उनको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर रखता हूँ कि ऐसा ना हो कि एक ही सेक्टर के अंदर ही हो। समझो एनर्जी के अंदर मैंने किया हुआ है ना, तो अगर सर्कुलर डेट पाकिस्तान का इंक्रीज़ करता है तो एनर्जी सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ जाता है। ठीक है।
तो मैं अब इस वजह से एनर्जी के अंदर भी करूँगा, तो साथ किसी और के अंदर भी करूँगा, साथ टेक के अंदर भी कर लूँगा। तो इस हिसाब से मैं करूँगा। तो इस वजह से ना इस तरह सोचना ना ज़्यादा बेहतर है। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि हाँ, उसके बाद फिर जो पोर्टफोलियो आपका, तो 50% आपने इस तरह की अच्छी बड़ी कंपनीज के अंदर रख लिया। बाकी जो 50% रहा ना, वो आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। मैं पर्सनली थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा हूँ, तो ऐसे समझे कि 20-30% पे ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा रिस्की एसेट्स के अंदर रख लेता हूँ। जिस तरह BF एग्रो है और इस तरह वाली कंपनीज़ हैं जो कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी रिस्की हैं, उनके अंदर डाल देता हूँ। और बाकी कुछ परसेंटेज ना मैं कैश में भी रखता हूँ। अच्छा, कैश में आपके पास होना ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी डिप आती है ना, तो आप उतने ही पैसे बना लेते हो अगर सिर्फ आपके पास कैश के ऊपर ही है। एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी डिप आई पिछले जैसे ही ये कुछ हालात ख़राब हुए ना, चाइना के ऊपर अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया। और इसके साथ साथ एक दो और चीज़ें भी हो गई, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की भी जंग शुरू हो गई, उधर से इंडिया भी पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू हो गया। तो हालात थोड़े से कशीदा हो गए। तो मार्केट ने हालात कशीदा होते हैं तो लोग पैसे बाहर निकाल लेते हैं, इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो लोगों ने पैसे बाहर निकालना शुरू कर दिए। जैसे ही लोगों ने पैसे बाहर निकाले, मार्केट नीचे आ गई। अब आपने अगर उसको अच्छा टाइम कर लिया कि यार भाई, नहीं होता, इंडिया नहीं करती हमला, हर हमला कर भी दिया तो 5-10 हज़ार नीचे चली जाएगी, फिर वापस ऊपर आएगी। तो आपने अक्लमंदी की और आपने रिस्क लिया, सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्क। और नीचे जाता तो फिर आपने भी बढ़ जाना था। लेकिन अगर आपने सोचा कि यार भाई, यहाँ से ऊपर ही जाएगी, और आपने पैसे डाल दिया, तो 10-15 पर 2 दिन के अंदर जनरेट कर लिया। यानी 10 लाख के ऊपर आपने 1 लाख रुपए कमा लिए। अगर आपने भाई सिंपल ये सोचा कि भाई मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी, और डिप के लिए कैश सेव रखा। जो लोग डिप के लिए कैश सेव नहीं रखते ना, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैं पर्सनली ये गलतियाँ बहुत दफ़ा कर चुका हूँ कि सारे पैसे इन्वेस्टेड कि यार ये तो रिटर्न में तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ये तो स्टॉक ऊपर ही जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, क्यों ना मैं ये ले लेता तो ऊपर चला जाता, अब मैं ऐसे ही बैठा हूँ। तो ये बड़ा आपके दिमाग के अंदर ना, दिमाग के साथ मार्केट बहुत खेल रही होती है आपके साथ। इंस्टिंक्ट स्ट्रांग रखने होते हैं कि सही डिसीजन लेना है। तो ये है जी। हाउ कैन आई ट्रेड इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग? अच्छा, हाउ कैन आई ट्रेड? पहले तो मैं बहुत डिस्करेज करता हूँ ट्रेडिंग करने को। लेकिन अगर आपने, क्योंकि अगर तो नया बंदा है ना, तो वो तो भाई, ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि मार्केट, पूरी जो मार्केट है ना, वो कह रही है कि यार इसकी प्राइस है 400 रुपये। आप कह रहे हो नहीं, असल में इसकी प्राइस है 500 रुपये, इस वजह से मैं पैसे लगाता हूँ और ये ऊपर जाएगी, मैं पैसे बना जाऊँगा। तो ट्रेडिंग, अच्छा, ट्रेडिंग का लफ्ज़ अगर किसी को नहीं पता ना, ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, मतलब डे ट्रेडिंग और 2-3 दिन के अंदर पैसे लगाने को ना ट्रेडिंग कहते हैं हम आम आम इस्तेलाह में। और इन्वेस्टिंग कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा सा तरीके से अक्लमंदी से बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम आम इस्तेलाह में ना इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो ट्रेडर जो है वो, अच्छा, लॉन्ग रन में ना, सुना मैंने ये है, मैं पर्सनली तो अग्री ऐसा नहीं करता, क्योंकि इसके काफ़ी वजूहत हैं। मैं पर्सनली ट्रेडर, आधा ट्रेडर भी हूँ, और मुझे पर्सनली, मैंने तो अच्छे पैसे कमाए हैं। लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता। क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की एक तो डिग्री भी की हुई है, और दूसरा 3-4 साल से मैं फॉलो भी कर रहा हूँ। और न्यूज़ की इंटरप्रिटेशन भी ना मेरी अच्छी है, इस तरह की सारी चीज़ें। तो इस वजह से मैं तो, ठीक है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है। नया बंदा ना ऐसे ट्रेडिंग की तरफ फ़िलहाल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता जाए, तो थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो डालता रहे ट्रेडिंग के अंदर, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और अगर रिस्की खेलना है तो फिर तो ज़रूर खेलो। हाँ, दूसरी बात, 20-30% आपका जो कैश के अंदर है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कभी कभी मार्केट के अंदर ना न्यूज़ आती है, ठीक है, उस न्यूज़ से ना पूरी मार्केट ही अच्छा परफॉर्म करती है, तो आपने ना उस वक्त भी वो डाल देने होते हैं। फॉर एग्जांपल, न्यूज़ आई, PAEL एक कंपनी है, पेल पेल ये इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह अक्सर बनाते हैं, देखा होगा आपने। तो इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया टेस्ला के साथ। जैसे ही न्यूज़ आई मार्केट के अंदर, अंधे को भी पता है कि यार ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे ही खुली, आपने वो जो 20% आपके पास कैश में था ना, उसमें से 10% इसके अंदर लगा दिया। 2 दिन के अंदर स्टॉक ऊपर, आपने अपनी 50% होल्डिंग बेची और वो पैसे निकाल लिए। 50% इस वजह से कह रहा हूँ, या तो 100% ही बेच दो। 50% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर भी अक्सर उससे भी ऊपर जा रहा होता है, परफेक्ट टाइमिंग तो कभी भी नहीं आप कर सकते हैं ना।
बहुत ही मुश्किल होता है परफेक्ट टाइमिंग करना। अच्छा जी। हाउ कैन आई ट्रेड, व्हाट इज़ योर टेक ऑन स्विंग ट्रेडिंग, ये मैंने बता दिया अहमद साहब। इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल मार्केट, नवीडिया, एप्पल, यार मैं तो नहीं करता इसके लिए, वैसे लोग करते हैं, मेरे दोस्त हैं कुछ, और ये की जा भी सकती है। एक है इंटरनेशनल ब्रोकर्स, उसके थ्रू भी हो जाती है, और भी कुछ इदारे हैं जिसके थ्रू हो जाती है, लेकिन मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं इसके अंदर नहीं करता, लेकिन ज़रूर करना चाहिए ताकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो। नवीडिया ओवरऑल अगर आपको पता हो, नवीडिया इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी है। $4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। ठीक है, और ये $4 ट्रिलियन अगर मैं आपको बताऊं, तो एफएफसी जो है, जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज में आती है, बल्कि ओजीडीसीएल ले लो, डीसीएल $4 बिलियन की होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। 3, 3.5, $4 बिलियन, यानी हमारी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, उससे जो नवीडिया है ना, वो 1,000 गुना बड़ी है। तो दिस इज़ द स्केल। पाकिस्तान की पूरी मार्केट भी कितनी होगी, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की पूरी मार्केट से भी इसकी कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होगी। You mentioned that stocks like OGDCL, Hubco, Madi are safe to invest for long term, but the sudden crash of stock that is Madi is unpredictable. How should a beginner know that the stock prices are manipulated? अच्छा, ये माड़ी जो है ना, अच्छा ये आपने ग्राफ भी भेजा है, मैं देख लेता हूँ। हाउ कैन अ बिगिनर नो, अच्छा ये 240, यार ये जो है ना, ये जो स्टॉक की प्राइस नीचे आई है, ये जो आपने भेजी है, ये मुझे लगता है इसका वो हुआ है, स्प्लिट हुआ है स्टॉक का। स्टॉक स्प्लिट ये होता है कि ना, अच्छा आगे की बात करें, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ, कभी कभी ये जो ऊपर जाके नीचे आ रही होती है ना, ये ऐसे होता है कि ना, स्टॉक की कीमत अगर $4,000 होगी है, तो एक स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास $4,000 होने चाहिए। तो उसके अंदर ना इन्वेस्टर कम हो जाता है। तो वो कहते ये हैं कि यार जिसके पास एक स्टॉक था ना, आज उसके पास 10 स्टॉक हैं, तो एक स्टॉक की कीमत वो ना 10 गुना कम कर देते हैं, और आप स्टॉक छोटा कर देते हैं। यानी 4,000 वाला स्टॉक ना, अगर समझो उन्होंने कहा कि 10 बन गया, तो 400 का बन गया। तो ये जो इतना नीचे आया ना सडन, ये मुझे लगता है उस वजह से आया होगा, आई एम नॉट श्योर दो। उसके बाद ये आगे जो सडन नीचे आया ना, ये देखें अभी अभी हालात कुछ कशीदा हुए हैं, तो इसकी वजह से नीचे आया है। अच्छा, माड़ी पे मेरी जो बेट है ना, वो मैं तो इसको कहता हूँ कि यार ये तकरीबन 850, 900 इसकी फेयर वैल्यू है। अच्छा, मुझे फॉलो नहीं करना यार ऐसे, अगर मैं कोई बात करता हूँ ना कि यार ये इतनी इतनी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं अपनी रिसर्च अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे करता हूँ। उसको फॉलो करके पोजीशन नहीं ले लेनी होती। ये आप वैसे भी इन जनरल भी देखें, आपको लग रहा होगा कि यार मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा ही काम का बंदा हूँगा कोई, इस वजह से मुझे अंदाज़ा है, लेकिन दुनिया में या पाकिस्तान में अच्छे अच्छे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं जो बहुत अलग अलग बातें करते हैं। तो एक तो अपनी रिसर्च इस वजह से मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा अहम है कि खुद भाई आपने अपने पैसे ही बढ़वाने हैं या कम करना है। आपके पैसे कम हुए तब भी मैं ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा, ज़्यादा हुए तब भी मैं ज़िम्मेदार तो नहीं होऊंगा ना। तो इस वजह से खुद सोच के और अक्लमंदी से डिसीजन लेना है। और भी अगर कोई भी बंदा आपको कोई टिप देता है ना, तो अपने एक्सपेंस पे वो करना होता है आपने। तो वरना वरना अक्सर अक्सर टिप्स कभी कोई, मतलब बड़े लोग भी जो इंडस्ट्री के अंदर अच्छे भी हैं, वो भी कभी अक्सर फजूल बातें भी कर रहे होते हैं, तो उसको नहीं लेना होता। खैर, माड़ी है जिस तरह, अब इसको अगर मैं समझता हूँ कि यार ये 850, 900 इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, आजकल 750, 60 पे चल रहा है ये, तो उससे नीचे आता है अगर, जिस तरह जैसे ही डिप आई ना, अब ये 700 के करीब जैसे ही गया ना, तो आपको चाहिए कि यार भाई आपको ये स्टॉक अब डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब ये नीचे आया हुआ है यार, ये तो असल तो कीमत इसकी ज़्यादा है, तो क्यों ना मैं इसको और लेता जाऊँ और लेता जाऊँ, तो आप उसके अंदर मज़ीद पोजीशन ले लो। तो ये इस तरह सोचना होता है। खैर, 7 बज गए हैं, तो सवाल बताएं अगर और है किसी का कोई, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी ने अकाउंट खुलाना है तो वो क्या प्रोसीजर है। कोई सवाल? जी बस वही अकाउंट कैसे खुलेगा वही प्रोसीजर बता दूँ बस। ठीक ये है। सवाल। अच्छा, जहाँ तक अकाउंट खुलवाने का ताल्लुक है ना, तो उसमें होता ही है कि ना, स्टॉक मार्केट के अंदर ना आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो कि आप मतलब डायरेक्टली इस तरह जाके कोई ऐसा मोड दिए हैं कि यार जहाँ से आप इन्वेस्ट करो, तो कोई ना आपको ब्रोकर चाहिए होता है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हो। तो ब्रोकर कुछ बड़े नाम हैं, आरिफ हबीब है, AKD सिक्योरिटीज़ है, KASB है, के ट्रेड वाले, और इस तरह के और भी काफ़ी हैं। तो उनके थ्रू ना आप बस उनको रीच आउट करो, और वो आपको JS ग्लोबल है, तो उनके थ्रू आप अकाउंट खुलवा लेते हो। तो वो आपको ना
गाइड कर देते हैं। मैं पर्सनली ये होता है कि मैं पर्सनली रिलेटिवली छोटे ब्रोकर को पसंद ज़्यादा करता हूँ। ए कि वो छोटा ब्रोकर होता है तो आपको ना अच्छी एडवाइस वगैरह देता है, आपके साथ ना कोई बंदा कनेक्ट करते हैं वो जो आपको हेल्प करता रहता है। और दूसरा थोड़ा सा क्योंकि उनके पास मतलब अगर समझो RFOB में आप खुलवाएंगे तो अगर उनके पास 30,000 क्लाइंट्स हैं तो इंडिविजुअल रिटेंशन बहुत कम हो जाती है। और नीचे से नीचे मैनेजर है, उसके नीचे एक और मैनेजर है, उसके नीचे एक और मैनेजर है, तो मसला अगर आपको आता है तो बड़ा आप तंग होते हो। तो इस वजह से मैं अच्छे कोई छोटे ब्रोकर हैं उनके साथ ज़्यादा मुझे तो पसंद है। तो मेरा जो अपना है वो है वेल्थ स्ट्रीट। तो मैंने तो उनके साथ खुलवाया हुआ है, मेरा तो अच्छा चल रहा है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो वो जिनका जिनकी ये ब्रोकरेज है वो असल में मर्सेंटाइल एक्सचेंज के 10-15 साल CEO रह चुके हैं। और भी आ, मतलब और भी अच्छे खासे उनके ना वो हैं। तो मैंने तो उनके साथ खुलवाया, अगर उनके साथ किसी ने खुलवाना हो तो उनका तो कांटेक्ट नंबर है, वरना ये बाकी सारे भी जो है ना आप सिंपल इनको रीच आउट करो तो बआसानी है ना अकाउंट खुल जाता है आपका। वो आपसे कुछ चीज़ें मांगते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे CNIC मांगेंगे, और आपसे मांगेंगे बैंक स्टेटमेंट, अगर मांगते हैं तो बैंक स्टेटमेंट मांग लेंगे। आपसे अगर सैलरी स्लिप मांगते हैं तो सैलरी स्लिप आप दे दीजिएगा। इस तरह की जो जो चीज़ें वो आपसे मांगते हैं वो देते जाएं। हाँ, कभी कभार मसला ये आता है कि ना अगर आपके पास ना अ, इस तरह का सीन है कि फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर हाँ मोबाइल नंबर आपका ना एक होना चाहिए जो आपके नाम पे होना चाहिए। अगर आपके नाम पे नहीं है तो आपको एक स्टैम्प पेपर बनाना पड़ता है जिसको 50 रुपए वाला या पता नहीं कितने वाला, वो आपको बता देंगे, जिसके ऊपर आपने ये अंडरटेकिंग देनी होती है कि यार ये जो है ना ये जो मतलब पूरा है ये मेरा है, मतलब ये जो नंबर है ना ये मेरा है, मेरे नाम पे है। बस स्टैम्प पेपर पे एक अंडरटेकिंग देनी है, वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। और वो आपका अकाउंट ना खुद ही बना देते हैं वो बआसानी। और फिर आपको एक ऐप का बता देते हैं, उसका लॉगिन वगैरह दे देते हैं तो आप कर लेते हो। इफ़ अ स्टॉक हैज़ रिजल्ट्स इन नेगेटिव इंस्टेड ऑफ द स्टॉक स्टिल गोज अप, व्हाई दिस गोज अप क्या? इफ़ अ स्टॉक हैज़ रिजल्ट्स इन नेगेटिव इजंट इंस्टेड इंस्टेड ऑफ द स्टॉक स्टिल, यार मुझे ना सवाल नहीं समझ आया, तो अगर आप दोबारा लिख दें या बोल दें। अच्छा 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 अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टॉक हैज़ रिजल्ट्स इन नेगेटिव, हाँ कि स्टॉक का रिजल्ट नेगेटिव आया, कि यार भाई हुआ ये है, ये कहना ये चाह रहे हैं शायद कि भाई जो स्टॉक है ना, समझो FFC है, FFC ने कहा पिछले साल FFC ने हर उस पे हर स्टॉक पे ना अर्निंग पर शेयर, कि उसकी जो अर्निंग थी वो थी समझो 50 रुपये, और इस साल वो अर्निंग होगी 10 रुपये। ठीक है, तो होना तो ये चाहिए कि ये बात शो शो करता है कि यार कंपनी अच्छा रिजल्ट नहीं जनरेट कर रही, कंपनी फारिग है, अब तो नीचे आना शुरू हो गई है। लेकिन इसके अगेंस्ट कंपनी ऊपर चली जाए, ठीक है, तो वो क्यों होता है ये भाई ये पूछ रहे हैं शायद। तो जनाब ये थोड़ी सी एक तो ये मार्केट डिसाइड ही करती है वैसे तो, लेकिन हो सकता है कोई न्यूज़ की बेस पर होता हो, या और भी डिफरेंट चीज़, काफ़ी चीज़ों की बेस पर हो सकता है ये तो। मार्केट का रिस्पॉन्स है कि मार्केट उसको, अगर आप EPS अर्निंग पर शेयर को देख रहे हैं कि यार वही मेन मैट्रिक है और अगर वो नीचे हो गया तो वो कंपनी डूब गई, लेकिन मार्केट कहती है कि नहीं भाई कंपनी नहीं डूबी, अर्निंग पर शेयर इस वजह से कम है क्योंकि इन्होंने एक और कंपनी एक्वायर किया। जिस तरह अगर FFC का देखें तो एग्रीटेक एक्वायर किया इन्होंने, तो अर्निंग कैसे बढ़े, क्योंकि इन्होंने तो मतलब इस तरह की अगर कोई रीज़न है ना वैलिड। हाँ, अब अक्सर ये होता है कि नया जो बंदा होता है ना वो एक वैल्यू को पकड़ता है कि भाई वो ना क्योंकि नया नया सीख रहा होता है, तो वो कहता है कि यार अर्निंग पर शेयर ही मेन चीज़ है, कि अर्निंग पर शेयर मुझे पता चल गई ना तो जी इसका मतलब यह है कि भाई अगर अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी के ऊपर जा रही है तो वो कंपनी अच्छी है, हालांकि ऐसा नहीं है। अर्निंग पर शेयर विद ऑल द अदर स्टफ ऑल्सो, कि एक मैट्रिक है अर्निंग पर शेयर, और भी 500 और मैट्रिक हैं। कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी ओवरऑल एम्प्लॉयज़ को कैसा ट्रीट करती है, मतलब इस तरह की 500 मैट्रिक मैं जिस तरह देखता हूँ ना, मैं तो बहुत ही डिटेल में देखता हूँ। इसको एनालाइज करने के एक वाक़या मैं आपको बता देता हूँ कि ना, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि पेंटागन है ना अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर ना एक बंदे ने ना एक स्टडी की। उसने ये स्टडी की कि वहाँ पर ना जिस दिन रात को ना पिज्ज़ा के राइडर ज़्यादा होते हैं ना, उसने ये कंक्लूड किया कि जिस दिन रात को
पिज्ज़ा के राइडर ज़्यादा होते हैं ना उस दिन, यानी पेंटागन के अंदर ना कुछ मतलब मतलब कुछ हो रहा है। तो बेस्ड ऑन जस्ट दिस कि यार उसने मूवमेंट ऑब्जर्व करता था वो, कि यार सॉरी, ये जो राइडर्स हैं पिज्ज़ा के राइडर्स ये कितने मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पेंटागन में अभी तक रात को 10 बजे तक लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, और वो क्योंकि खाना नहीं है तो इस वजह से पिज्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं। तो उससे उसको अंदाज़ा लग गया कि यार भाई कोई चीज़ हो रही है इधर, कल कोई फैसला आना है या कोई बात आनी है ऐसी। तो इस तरह इस डिटेल में भी लोग जाते हैं। तो ये इस तरह करके किया जा सकता है। रिसेंट ओनली आस्क मी फॉर माई नंबर, ईमेल, मदर नेम एंड इनिशियल इनकम प्रूफ इजंट रिक्वायर्ड एनीमोर। क्या बात है जनाब! तो यानी और आसान हो गया। अकील साहब, आपने मुझे लगता है कि सहूलियत अकाउंट खुलवाया होगा शायद, जिसमें अगर 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है ना, तो अच्छा सहूलियत अकाउंट अपग्रेड भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि एक दफ़ा आपने खुलवा लिया तो कभी वो बढ़ेगा ही नहीं। तो सहूलियत अकाउंट खुलवाया होगा तो वो मतलब उन्होंने बड़ी सहूलत क्रिएट कर दी है कि अब कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर। अच्छा, एक्सपोजर लें, ठीक है, मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपोजर लें। मैं तो कहूँगा अगर टाइम है तो सब मार्केट्स के अंदर लें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना शुरू करें, आपको बहुत कुछ पता चलना शुरू हो जाएगा। मतलब मैं अगर अब खुद को देखूँ ना, मतलब तो मुझे नहीं पता थी कुछ भी ऐसा सच खास बातें। थोड़ा बहुत मैं अगरचे किताबें किताबें पढ़ता था, लेकिन इस तरह अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि दुनिया ऐसे चलती है। और मतलब इच्ची बिच्ची में बहुत ज़्यादा नहीं पता था मुझे। तो क्योंकि पैसे लगे होते हैं बंदे के, तो बंदे को पढ़ना पड़ता ही है। जिस तरह टैक्स सेक्टर है, टैक्स सेक्टर में मुझे अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। वो इस वजह से क्योंकि यार मेरे पैसे लगे हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार पैसे लगे हुए हैं तो वो बढ़ने चाहिए। वो बढ़ेंगे उस वक्त जब मुझे पता होगा कि यार कैसे सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जिस तरह सिस्टम्स है, अब सिस्टम्स का स्टॉक को मैं अच्छा समझता हूँ। वो इस वजह से अच्छा समझता हूँ कि यार पाकिस्तान में एक ही कंपनी है जो इतनी बड़ी है, ठीक है। पाकिस्तान में और कोई बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी मोटी कंपनी, मतलब उतनी बड़ी $700 मिलियन इसकी वैल्यूएशन होगी सिस्टम्स की। इससे नीचे अगर और कंपनीज हैं तो एवेंसियन भी अच्छी है, ऑक्टोपस भी सही है, लेकिन उतनी बड़ी कंपनीज नहीं है। नेटसोल की $300 मिलियन होगी या 400-500 होगी। हाँ, नेटसोल भी मुनासिब है, लेकिन नेटसोल काफ़ी अरसे से ना बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और रिसेंटली कुछ इसकी खबरें आना शुरू हुई हैं। हाँ, नोवास्फेयर तो फिर नेक्स्ट कंपनी टू बी लिस्टेड। खैर, तो ये सारी चीज़ें थी जनाब। अगर कोई और सवाल है तो ज़रूर पूछे, मैं इधर ही हूँ। कोई जाना चाहता है तो 7 बजे सेशन एंड हो चुका था। मैं बस अब Q&A का ही आंसर दे रहा हूँ, तो जा सकता है। हाँ जी। अच्छा, फ़ायदा हो रहा है सेशन का, मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग हल्का फुल्का डेवलप हो रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि बातें बिल्कुल ऊपर। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट CNIC सैलरी प्रूफ अफेक्टिव ईमेल मदर नेम। अच्छा यार, ये बड़ा ही बेहतरीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक यार। मिन बैलेंस टू बी क्रेडिट 2,000। मिजराज साहब, आपने इन्वेस्ट किया अभी तक? आप सुना है अकाउंट से अकाउंट खुलवा रहे थे आखिरी दफ़ा जब हमारी बात हुई थी। खोल लें यार माइक, कोई इतनी मतलब। मोहम्मद भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा है, बासित बात कर रहा हूँ मैं, कैसे हैं? बेहतरीन जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी है, आपको पता ही होगा, इमेज के नेम से। हाँ ये क्यों लॉस में चल रही है? ऊपर ही नहीं आ रही, इसमें स्टॉक्स लिए थे, ये ऊपर ही यार, नहीं आ वो रही। है। हाँ, मैंने भी इमेज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, 13% लॉस में हूँ मैं भी। तो इमेज जनाब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी है। तो जब आपने इन्वेस्ट किया हुआ होगा तो इसकी बड़ा अच्छी खबरें आ रही थी इसकी। तो आपने भी बस सुन सुन के इन्वेस्ट कर दिया होगा, क्योंकि मैंने भी सुन सुन के इन्वेस्ट किया था। तो क्योंकि इसने ना अपनी एक इमेज रीट निकाली थी। वैसे तो टेक्सटाइल में अच्छी कंपनी कंपनी बुरी नहीं है फंडामेंटली। और आप अगर इसको भूल जाएं तकरीबन 3-4 महीने तो आप निकल जाएंगे, क्योंकि मैं भी भूला हुआ हूँ इसको। और 3-4 महीने बस इसको भूल जाएं। हाँ, तो ये आपको निकाल देगी उतने ही, जहाँ जितने जितने आपकी इन्वेस्टमेंट थी ना उसी पे ही। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार भाई मतलब है वजह क्या, तो टेक्सटाइल ओवरऑल ही अच्छा नहीं चल रहा पाकिस्तान का। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही थोड़ा सा ना नीचे बैठी हुई है ओवरऑल। काफ़ी वो जो आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हो गई और दुनिया के अंदर हाउ द वर्ल्ड इज़ इवॉल्विंग वो सब कुछ। लेकिन टेक्सटाइल पूरा बैठा हुआ है उसके अंदर। अगर इमेज एक कंपनी है वो भी बैठी हुई है। इमेज की जो रीट थी वो अलबत्ता इन्होंने जो इंट्रोड्यूस कराई थी। अच्छा, रीट का पता है किसी को? रीट
REIT? सच में नहीं पता? अच्छा जी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट को कहते हैं। है इस तरह कि अगर आपने डॉलमेन मॉल को ख़रीदना हो तो आपके पास तकरीबन कोई 150 या 300 अरब रुपए होने चाहिए, लेकिन आप डॉलमेन मॉल को नहीं ख़रीद सकते। ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई छोटा सा प्लॉट ख़रीदना हो तो वो समझे 10, आपके पास 10 लाख रुपए अगर नहीं है तो आप उसको नहीं ख़रीद सकते। या आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं या 20 लाख रुपए हैं तो 10 लाख का एक प्लॉट ख़रीद लेंगे तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। तो आप ये चाहते हैं कि यार भाई मैं रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि रियल एस्टेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब आपकी सोच है, मैं नहीं कह रहा कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कि रियल एस्टेट आप कहते हैं कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आप इस बेस पर ना इन्वेस्ट करते हैं। तो डॉलमेन रीट एक है। रीट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो रियल एस्टेट है ना उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया पार्ट्स में, कि 1 अरब की पूरी अगर रीट है ना तो उसको उसके भी स्टॉक्स बना दिए हैं और आप डायरेक्ट उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। एक रीट है डॉलमेन रीट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि यार लाहौर के अंदर डॉलमेन मॉल खुल रहा है, तो डॉलमेन मॉल तो अच्छा मॉल ही होगा यार, मतलब डॉलमेन मॉल। तो आपने जब ये सोचा तो आपको लगा कि यार क्यों ना मैं इसके अंदर ही इन्वेस्ट कर लूँ, डॉलमेन मॉल के अंदर। आप चलते फिरते देखते थे डॉलमेन को, समझो मैं चलता फिरता देखता था, मेरा ऑफिस फेज 6 में है। तो मैं देखता था यार बन रहा है इतना बड़ा इलाका, तो ये तो यार अच्छा ही कुछ बन रहा होगा। और इस रीजन के अंदर फिर मैंने सोचा कि यार एम्पोरियम मॉल है वो उधर जौहर टाउन के करीब है, दूसरा जो मॉल है वो यहाँ पे है, इस रीजन के अंदर कोई मॉल नहीं है। तो आपने रीट के अंदर इन्वेस्ट कर लिया उसके अंदर, तो आप काइंड ऑफ उस रियल एस्टेट के ना सर्टन परसेंटेज में ओनर बन गए। तो जब वो ऊपर जाएगी, समझो डॉल्मेन मॉल बना बना, उसके अंदर मुझे, क्योंकि मुझे तो एक दो और जगह से पता था कि कितने कितने इनके किराए भी हैं और सब कुछ के, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ एक छोटी सी दुकान का किराया। तो मुझे पता था कि ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली, तो डॉल्मेन मॉल ऊपर चला गया तो फ़ायदा हो गया बहुत। तो ये रीट का कॉन्सेप्ट। रिसेंटली इमेज की बात चल रही थी तो इमेज ने भी एक रीट इंट्रोड्यूस कराया था जो आईपीओ हुआ। तो 10 रुपए का एक निकला, तो पहले दिन वो 10% ऊपर चला गया, दूसरे दिन 20% ऊपर चला गया। जो लोग इस ग्रुप में पहले से हैं, तो जैसे ही वो 23% ऊपर गया ना, तो मैंने, एक दोस्त है एसन ग्रुप के अंदर ही है, उसको मैंने बताया कि यार ये अब बेच दो, अब इससे ऊपर नहीं जाना इसने। तो उसने नहीं बेचा, तो अब वो नीचे आ गया। तो तकरीबन वो इस वक्त 11 तो नहीं, 13-14 का होगा, पता नहीं, मैंने आखिरी दफ़ा नहीं देखा। तो 12-13, सॉरी 11, हाँ 11 पॉइंट समथिंग का, 11.34 का। तो ये है इस तरह। तो आप मतलब अगर आपने इस रीट के अंदर भी इन्वेस्ट किया तो आपका ऐसे समझे ना कि 3-4 दिन के अंदर आपके पैसे 15-20% बढ़ गए। कितनी अच्छी बात है। हाउ टू फॉलो बिजनेस न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, न्यूज़ एंड इन्फो इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। वो मैंने जिस तरह पहले डिटेल के अंदर बताया, एक तो वो अपनी जगह, और अगर कुछ और बताऊं तो यार अखबार पढ़ें, डॉन पढ़ें सुबह सुबह। बिजनेस रिकॉर्डर एक अखबार है वो पढ़ें, वो अच्छा अखबार है, बिजनेस के बारे में बातें करता है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती रहेगी। मैं पर्सनली डॉन को बड़ा फॉलो करता था, पिछले 3-4 साल मैंने अच्छा डॉन पढ़ा है अखबार। तो मुझे तो बड़ी मदद देता था। अच्छा अखबार भी अच्छा है, अनबायस्ड काइंड ऑफ रिपोर्टिंग देता है, और ओपिनियन सेक्शन तो बहुत ही अच्छा है। वैसे भी ओवरऑल भी आपको फ़ायदा ही होगा, इंटेलेक्ट आपका ग्रूम होगा। लेकिन मार्केट के लिए बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ लें और ये पढ़ लें, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टडी करना सीखें। अच्छे जो लोग हैं यूट्यूब पे उनको फॉलो करें, क्योंकि आप वैसे भी इंस्टा पे भी, तो उसको करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन बीओपी? बैंक ऑफ पंजाब इज़ अ शेयर जो कि इस वक्त तकरीबन 35 के करीब ट्रेड हो रहा है। इसको मैं देखता आ रहा हूँ तकरीबन 25 से। तो अच्छा शेयर है ओवरऑल। ज़्यादा डिटेल के अंदर ना भी जाओ तो इस वक्त थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मुझे बाज़ाहिर मालूम होता है, क्योंकि पिछले महीने के अंदर ही है ना, 28 तो नहीं, 25 से ही तकरीबन 35 तक गया, महीने डेढ़ के अंदर। तो ओवर वैल्यूड, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा इंतज़ार करें, हल्का सा नीचे आएगा तब इन्वेस्ट करें। अभी डेप्थ जैसे ही आएगी ना, अगर कोई आती है तो फिर अच्छे शेयर लेने की कोशिश करें। हाँ जी जनाब, अगर और किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर बताएं। भाई अगर पीओपी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके बारे में क्या राय है आपकी?
कितने परसेंट ऊपर है? कितने पे लिया था बीओपी? मैंने आई थिंक लिया था कोई 20 था तब शायद। माइंड में नहीं आ रहा इस टाइम, चेक करना पड़ेगा। 20 पे लिया आपने बीओपी, और अभी कितना है? 33 34 तो है ना? यार ऐसा इतना ही करो, है, 34 35 है। इसकी स्ट्रेटजी जो मैं इस्तेमाल करता हूँ देख लो वैसे, मतलब थोड़ा सा रिसर्च अपनी भी कर लो। मैं ये करता हूँ कि ना 50% जब इतना ऊपर चला जाता है ना, अब देखो 50% तुम्हारे पैसे बढ़ गए हैं, 50 क्या 60 70%। तो 60 70% बढ़ गए हैं बस, मतलब बहुत हैं। तो इसको अगर अगर तो पैसे बिल्कुल ही खाली पड़े हैं ये वाले और नहीं छेड़ने तो बेशक ना छेड़ो। लेकिन मैं पर्सनली बुकिंग प्रॉफिट में बिलीव रखता हूँ। तो 50% प्रॉफिट बुक करके और बाकी 50% की पोजीशन रखो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट जनाब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आज जो है ना 35 पे, तो आपने सोचा कि यार 34, मेरा ना 34 से नीचे मैंने नहीं जाना इस स्टॉक में, और लिख के रख लिया दिमाग के अंदर या कहीं पे साइड पे कि 34 मेरा ना स्टॉप लॉस है। तो जैसे ही 34 पे गया आपने बेच दिया, बस। ये आपके ना आपने स्टॉप लॉस एक लगा लिया ट्रेलिंग। इन्वेस्टर हजरात के लिए ये बात नहीं है। इन्वेस्टर हजरात कुछ परसेंटेज अपनी लिक्विडेट करते जाएं, कुछ परसेंटेज निकालते जाएं, और बाकी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना अक्यूमुलेट करते जाएं। तो ये है। और किसी का कोई सवाल? माशाल्लाह बासित साहब, यार आप इस उम्र में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कब से इन्वेस्ट कर रहे हो? बासित गायब हो गए। चलें जी, बेहतरीन है मेरे ख्याल से, अच्छी खासी डिटेल के अंदर मैंने बता दी है। तो अगर कोई और सवाल हो तो ज़रूर ग्रुप के अंदर सेंड कर दें। और व्हाट आपकी अबाउट आवाज आ फार्मर? रही है, ये क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, मैं पूछ रहा था कब से इन्वेस्ट कर रहे हो? तकरीबन 3 मंथ हो गए। क्या बात है यार, अच्छा अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हो, और बहुत ही अच्छी, मतलब अगर बीओपी चूज़ किया है तो यानी कुछ सही किया है तुमने। अगर तो तुक्के से चूज़ किया तो फिर यूपी भी ठीक है, है। इफर्ट भी है, और फातिमा में भी है। बहुत अच्छे। फातिमा कितने में लिया था? फातिमा भी इतने भी लिया था, 20 25 था तब लिया था। अच्छा, 120 25, ठीक है। अच्छा, खैर, अच्छा एक और सवाल भी आ गया है। व्हाट अबाउट फार्मास्यूटिकल, दसो चीप गेमिंग $100 बिलियन नेक्स्ट 5 ईयर्स? हाँ, फार्मास्यूटिकल अच्छा है। इसके अंदर सोच समझ के देख लें, कंपनी अच्छी है। ये क्या नाम है इसकी? सर्ल। सर्ल, मुझे तो सर्ल देख लें, और हेलियन, ये पैनाडॉल शायद हेलियन बनाते हैं। बिजनेस को रिसर्च करें इनके कि क्या बिजनेस है सर्ल। मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैं भी प्राइमरीली एक बात को पकड़ के कह रहा हूँ कि यार जो ओजम्पिक है ना दवाई, जो डायबिटीज़ वाली, ठीक है, ये जो पाकिस्तान के अंदर अब आती जा रही है, तो ओजम्पिक बड़ी महंगी है पाकिस्तान में। एक उसका शॉर्ट पीस 1,000 का है, और डायबिटीज़ वालों को लेनी पड़ती है जो ज़्यादा ही आगे डायबिटीज़ में है। तो ये सरल ना अब वो दवाई बनाने की तरफ जा रही है। इसी तरह और भी बाकी सारी काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। पूरा इसको स्टडी करके कंपनी को, और फिर फार्मास्यूटिकल के अंदर भी बेशक लें। फार्मास्यूटिकल भी सेक्टर अच्छा है, अच्छा सेक्टर है ओवरऑल। ठीक है जी, बेहतरीन है। फिर यहाँ पर एंड करते हैं। अगर कोई और सवाल है तो ज़रूर भेजिएगा, नहीं तो यहाँ पर इंशाल्लाह एंड करते हैं। थैंक यू। ओके जी अहमद साहब, आपका हार्ट बैक एट यू। ओके जी, लाफिज। अगर ज़रूर सवाल अगर कोई भी आए तो सेंड कीजिएगा। अकाउंट खुलवाने की तरफ जाएं ताकि थोड़ा सा, मतलब फिर आपको ना अच्छा समझ आना शुरू होगी। उससे पहले ना आपको मुश्किल ही है कि कोई बहुत ख़ास समझ है। ठीक है जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम।